सो गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग। जो आज आपके साथ मैं इनकम टैक्स की अपडेट डिस्कस करने वाला हूं, ये आपको काफी रिलीफ देने वाली है। आप जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हो या ईएसआई में कंट्रीब्यूशन करते हो, आपको पता है ये जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी जब आप पेमेंट कर देते हो एक्चुअल में आपको डिडक्शंस अलाउ हो जाती हैं। अब इनमें एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। हम प्यार से इसे ई आर और डबल ई लिखेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब इनकी डिडक्शंस कैसे अलाउ होती हैं? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर आपने फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फेब की, फेब 22 की, फेब 22 की अगर हम बात करते हैं तो फेब 22 का आप कब तक जमा करवाओगे? इनको जमा करवाना होता है आपने एज पर दिस एक्ट। ये जो एक्ट है पीएफ एक्ट, इनके अंडर आपको इनको जमा करवाना होता है। इनके अंडर इनकी ड्यू डेट होती है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो अगर फेब का तो आप कब तक जमा करवाओगे? 15 मार्च तक जमा करवा दोगे। अगर आप 15 मार्च तक जमा करवा दोगे तो आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया होगा उसकी डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी अंडर कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। अब ये तो बात की मैंने एक्ट की कि इनको जमा कब तक करवाना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, कि कब तक जमा करवाना है। जमा हो गया, अलाउ हो जाएगा। अगर सपोज करो ये जमा नहीं होता है 15 मार्च तक, ये जमा होता है मार्च के बाद, बट रिटर्न फाइलिंग करने से पहले जमा हो जाता है। मार्च के बाद बट रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हो जाता है। तो उस केस में 43B आता है। 43B क्या बात करता है? अगर आपने ये कॉन्ट्रीब्यूशंस, बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले पे कर दिए, आपको कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम में अलाउ हो जाएंगे। तो इट मींस सेक्शन 43B में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से आईटीआर से पहले फाइल कर दिया ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपको पेमेंट्स में डिडक्शंस अलाउ हो जाएंगी। वहां पर सिर्फ लिखा हुआ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। समझना, आपके रिलीफ के लिए पॉइंट है, समझना प्लीज। वीडियो यहीं से पॉज करते हैं और वीडियो को अब भी लाइक कर दो। चैनल को इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक अभी कर दो, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, 43B में जो क्लोज है उसमें क्या लिखा है कि इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया, हमारे एग्जांपल में अगर आपने 15 मार्च तक नहीं भी किया बट आईटीआर की ड्यू डेट से पहले कर दिया, तो आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। बट वहां पर इंप्लॉय का नहीं लिखा हुआ, वहां पर इंप्लॉय का कुछ नहीं लिखा हुआ। इंप्लॉय का डिडक्शन आपको तभी अलाउ होगी जब आपने एज पर एक्ट जो उसकी ड्यू डेट है उससे पहले करवा दिया। फॉर एग्जांपल फेब की बात करते हैं तो 15 तक अगर आपने इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन करवा दिया तो आपको अलाउ हो जाएगा। कंक्लूजन बताता हूं थोड़ा सा इसका, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, फेब का एग्जांपल लेते हैं, 15 तक करवाओगे अलाउ हो जाएगा, बट अगर आईटीआर की ड्यू डेट से पहले करवाओगे तब भी अलाउ हो जाएगा उस साल की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 की, इसकी बात करते हैं क्योंकि हमारा केस वही है, आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल फेब की 15 तक मार्च तक जमा करवा दिया तो इस साल की कंपटीशन में तो अलाउ होगा। अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट से पहले भी करवा दिया तब भी आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलाउ हो जाएगा। बट आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कब अलाउ होगा? वो तभी अलाउ होगा जब आपने उसे एज पर जो उसके पीएफ एक्ट की डेट है उससे पहले जमा करवा दिया। अगर आपने पीएफ एक्ट की डेट के बाद जमा करवाया है, 17 को, 18 को, इसके बाद जमा करवाया है बट आईटीआर ड्यू डेट से पहले करवाया है, तो उस केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हम नहीं देखते हैं। समझना अभी बात को, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में सेक्शन 43B में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट भी आई थी फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल में। फाइनेंस बिल कौन सा, मैं आपको अभी यहां से पढ़ा देता हूं पहले। फाइनेंस बिल में इसकी अमेंडमेंट आ गई थी, अमेंडमेंट आ गई थी फाइनेंस एक्ट 2021 से कि, और एक नई एक्सप्लेनेशन डाल दी थी, मेमोरेंडम में आ गया था और प्रोविजन डाल दिया था 43B में, साफ साफ बता दिया था कि ये जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ये सेक्शन 43B में कवर्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है। और
अगर आप किसी कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को अलाउ करवाओगे, हमारे एग्जांपल में जो फेब का कंट्रीब्यूशन था, अगर आपने वो 15 मार्च तक नहीं करवाया, उसके बाद करवाया, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। बट कभी कभी क्या करते थे, कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे वो अलाउ करवा लेते थे असेसीज। तो उन्होंने क्या बोला था, जब मेमोरेंडम आया था, फाइनेंस एक्ट 2021 आया था कि इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन 43B में कवर्ड नहीं है, आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने उस पीएफ एक्ट की डेट के बाद जमा करवाया है। आपको आईटीआर देखना ही नहीं है, वहां पर सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। बट अगर आपने कोई कोर्ट की जजमेंट आपको अलाउ करती है, तो कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे भी आपको ये अलाउ नहीं मिलेगा। बट ये जो अमेंडमेंट है, ये कब से इफेक्टिव हो रही है, इसे पढ़ते हैं। जब मेमोरेंडम आया तो उसमें क्या लिखा था कि ये जो एक्सप्लेनेशन आई है 43B में कि इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप उस एक्ट की ड्यू डेट से पहले करवाओगे, हमारे एग्जांपल में 15 मार्च से पहले, या कोर्ट की जजमेंट आपको नहीं लेनी है। तो ये जो अमेंडमेंट आई थी, ये आई थी फाइनेंस एक्ट 21 से, जो कि एप्लीकेबल हो रही थी 1/4/2021 से। ठीक है, 1/4/2021 से। तो क्वेश्चन ये है, ये जो अमेंडमेंट आई कि इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन वहां कवर्ड नहीं है एंड कोर्ट की जजमेंट को आप बेस नहीं ले सकते इसको अलाउ करवाने के लिए, ये अमेंडमेंट आई थी 1 अप्रैल 2021 से। तो क्या इसके पहले का अगर कोई केस है, उस केस में हम इस इंप्लॉय की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट से पहले करवा दिया है? तो कहने की बात है, 43B ने कभी नहीं बोला कि वहां पर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन कवर्ड है, कभी नहीं बोला। वहां पर वर्ड है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बट 1 अप्रैल 2021 से पहले कोर्ट की काफी जजमेंट्स आई हैं जिन्होंने बोला कि अगर वहां पर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन आईटीआर की ड्यू डेट से पहले पे हो जाता है तो वो अलाउ करवा दिया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2021 से पहले का है। तो मतलब अगर 43B में नहीं भी लिखा हुआ, बट अगर कोर्ट ने बोला है तो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर आईटीआर की ड्यू डेट से पहले पे हो गया है तो वो आपको अलाउ हो जाएगा। ये कौन से साल की बात कर रहा हूं, 1/4/2021 से पहले की। तो मतलब अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन पहले पे हो गया तो अलाउ कर दिया जाएगा। तो हमारा जो केस हमारे सामने आया, अब इसे पढ़ते हैं अच्छे से। तो गाइस अभी ध्यान से समझना, ये केस पहले सीआईटी अपील में गया था, वहां पर एसएससी के फेवर में नहीं आया था, फिर आईटीएटी में गया था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। पहले इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, इंप्लॉय का सेक्शन कौन सा, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज VA। अब 43B में ये कवर्ड नहीं होता है इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, और एसएससी ने इस केस में क्या किया था, इस कंट्रीब्यूशन को एक्ट, उस पीएफ एक्ट में जो डेट लिखी है उसके बाद जमा करवाया था, बट आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले करवा दिया था, इसलिए वो इसे डिडक्शन क्लेम कर रहा था। बट आपको पता है अभी जो फाइनेंस एक्ट 21 से अमेंडमेंट आई है कि वहां पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कवर्ड नहीं है, जो पहले भी नहीं था, बट वहां पे ये लिख दिया था कि कोर्ट की जजमेंट भी बेस आप नहीं ले सकते इसे क्लेम करने के लिए। तो इसी के बेसिस पे एओ वगैरह, सीआईटी अपील वगैरह कह रहे थे कि आपको ये रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या बोला, केस क्या था, इस ये रेलेवेंट जो बात कर रहे हैं हम, असेसमेंट 1819 थी जिसमें टोटल इनकम नील थी, इंटीमेशन आई थी सीपीसी की। उन्होंने क्या किया था, जो कंट्रीब्यूशन ईएसआई का था इंप्लॉय का, वो एड बैक कर दिया था, क्योंकि ये उस एक्ट की, पीएफ एक्ट की ड्यू डेट से पहले नहीं था, बट आईटीआर की ड्यू डेट से पहले था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे डिसअलाउ कर दिया। तो वो सीआईटी अपील के पास चले गए, सीआईटी अपील को बोला कि ये जो प्रोविजन है 43B का, इसमें लिखा हुआ है कि हां आपको अलाउ करवाना चाहिए। तो वहां पे तो एम्प्लॉयर था, वहां पे तो बात नहीं बनेगी, बट कोर्ट की जजमेंट्स तो बोलती हैं। बट सीआईटी अपील ने क्या बोला, सीआईटी अपील ने बोला कि अमेंडमेंट आ चुकी है और उस अमेंडमेंट में ये लिखा है, एक एक्सप्लेनेशन डाल दी है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बोलती है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B वो सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। ये सीआईटी अपील बोल रही है कि ये जो अमेंडमेंट की है सेक्शन में, जो फाइनेंस एक्ट 2021 से अमेंडमेंट हुई है, ये सिर्फ अमेंडमेंट है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को कवर करती है और कोर्ट की जजमेंट को बेस नहीं ले सकते। ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है एंड देयरफॉर वाज एप्लीकेबल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब वो ये कह रहे थे सीआईटी अपील, ये जो 1 अप्रैल 2021 से चेंज आया है, जो लिखा हुआ है मेमोरेंडम में, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। मतलब ये जो चेंज आया कि कोर्ट की जजमेंट का बेस नहीं लेना, ये आपको प्रीवियस ईयर में भी फॉलो करना पड़ेगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, तो चेंज जो अभी आ रहा है वो पिछले साल में भी एप्लीकेबल होगा,
तो इसलिए आपको एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पे अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये सीआईटी अपील बोल रही है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, असेसिंग ऑफिसर ने आईटीएटी के पास चले गए और क्या क्वेश्चन था कि क्या ये जो अमेंडमेंट आई है 43B में कि कोर्ट का जजमेंट बेस नहीं ले सकते, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है और ये क्या एप्लीकेबल हो सकती है फॉर पीरियड प्रायर टू 1 अप्रैल 2021 ऑल्सो। तो आईटीएटी ने क्या बोला, उन्होंने बोला देयर इज नो डिस्प्यूट दैट द असेसी मेड पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉय शेयर। उन्होंने बोला कि इसमें कोई शक नहीं है कि असेसी ने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की पेमेंट कर दी है आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले। और उन्होंने यह भी बोला कि मेमोरेंडम में क्या लिखा था कि ये जो अमेंडमेंट आई है, ये जो एक्सप्लेनेशन ऐड की है 43B में कि वहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिखा है, ना कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड कोर्ट की जजमेंट नहीं लेनी है। ये एक प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स हैं, मतलब फ्यूचर से अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव है। दिस प्रोविजन इंपोज अ लाइबिलिटी। ये जो अमेंडमेंट आई है इससे एक लाइबिलिटी जनरेट होती है एसएससी की, तो इसलिए हम इसको ये देख नहीं सकते कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, अनलेस स्पेसिफिकली लॉ बता दे कि हाँ ये बैक डेट से एप्लीकेबल है। स्पेसिफिकली बता दो कि हाँ बैक डेट से एप्लीकेबल है, तब तो आपको ये अलाउ नहीं होगा। बट अब भी ये रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं माना जाएगा, तो इसलिए एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आपको अलाउ हो जाएगी। कंक्लूजन सुन लो, 1 अप्रैल 2021 के बाद का अगर केस है, 1 अप्रैल 2021 से बाद का केस है, तो आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो देखो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले करोगे तो अलाउ हो जाएगा। बट अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उस एक्ट की ड्यू डेट के बाद करवाओगे, हमारे एग्जांपल में 15 मार्च, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। तब आप ना 43B का बेस ले सकते हो, ना आप कोर्ट की जजमेंट का बेस ले सकते हो 1 अप्रैल 2021 के बाद के केसेस का। बट अगर 1 अप्रैल 2021 से पहले अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग है, उसमें आपने कुछ डिले की है, तो वो आपको अलाउ हो सकती है इस कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर, आईटीएटी के जजमेंट के बेसिस पर। ये आप केस देख सकते हो, केस काफी रेलेवेंट है गाइस। आई बिलीव वीडियो काफी रेलेवेंट लगेगी, मुझे पर्सनली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ये जो कोर्ट की जजमेंट है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं। इनफैक्ट इस जजमेंट के आने से पहले ही, मैंने एक अपने क्लाइंट के केस में ये बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। वहां पर अभी तक हमारे सामने कुछ रिजल्ट नहीं आया है। एक क्लाइंट का हमारा सॉल्व हो चुका है, हमने उसमें कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर अलाउ करवाया कि हाँ ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये प्रोस्पेक्टिव हैं, न कि रेट्रोस्पेक्टिव हैं। वहां पर हमारी बात सुन ली गई है, एक और क्लाइंट में हमने किया है, बट आज हमारे सामने ये कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है। तो मैं बहुत खुश हूं, आई एम रियली हैप्पी विद दिस कोर्ट जजमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।